नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। मैं प्रेमपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं भारत का संवैधानिक इतिहास, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, जिसके अंदर हम ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है और आप इस पार्ट को देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसके आगे इस पार्ट को कंटिन्यू कीजिए, तब सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना कुछ देरी किए मैं शुरू करता हूँ। भारत का संवैधानिक इतिहास भाग 2। भारत शासन अधिनियम 1935 से पहले का हमने पूरा डिस्कस कर चुके हैं हम पार्ट 1 में। आज हम डिस्कस करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 से आगे का। तो 1935 के अधिनियम ने भारत में संघीय सरकार, एक फेडरल गवर्नमेंट की नींव रखी। यह संघ ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा भारतीय रियासतों से मिलकर बनाना था। संघ की सदस्यता राज्यों की इच्छा पर निर्भर थी और जब तक राज्यों ने इस संघ में शामिल होने की सहमति न दे दी थी, उक्त संघ की स्थापना संभव नहीं थी। प्रांतों के दोहरे शासन, डुअल गवर्नमेंट, को समाप्त करके उसे केंद्र में लागू किया गया। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी। संघ के अंतर्गत प्रशासन के विषय दो भागों में विभाजित थे। एक था रिजर्व और एक था ट्रांसफरेबल, मतलब आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों के अंतर्गत प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस, विदेश मामले मतलब फॉरेन अफेयर्स, रिलीजियस सब्जेक्ट और जनजाति क्षेत्र आदि शामिल थे। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल की सहायता से करता था। अपनी काउंसिल की सलाह मानने के लिए वह बाध्य नहीं था और अधिकतर वह अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने विवेकानुसार करता था। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, सेल्फ गवर्नमेंट, कानून बनाने की दृष्टि से विषयों को दो भागों में बांटा गया था। एक थे प्रांतीय लेवल के विषय और दूसरे थे केंद्रीय लेवल के। प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अत्यंतिक अधिकार प्रांतों को दे दिया गया था। इन विषयों पर से केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया था। जैसे वर्तमान समय में राज्य सरकारों को जो राज्य सूची में सब्जेक्ट आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है। केंद्र उसमें हस्तक्षेप नॉर्मली नहीं करता है। उसी तरह से ये उस समय था। प्रांतों की जो कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो गवर्नर में थी। वह इसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार की ओर से करता था, न कि गवर्नर जनरल के अधीन रहकर। गवर्नर सभी कार्य अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता था, जिनके लिए वह विधानमंडल के प्रति रिस्पॉन्सिबल था, उत्तरदायी होता था। केंद्रीय विधानमंडल में दो सदन होते थे, एक था विधानसभा और एक था राज्य परिषद। विधानसभा की सदस्य संख्या 375 थी उस समय, जिनमें से 250 सदस्य ब्रिटिश भारत प्रांत के और 125 सदस्य भारतीय रियासतों के होने थे। विधानसभा की जो अधिकतम कार्यकाल था वो 5 वर्ष का था। इस अवधि के पहले भी गवर्नर जनरल विधानसभा को विघटित कर सकता था, डिसॉल्व कर सकता था। राज्य परिषद में, स्टेट काउंसिल में कुल 260 सदस्य होने थे, जिनमें से 104 ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि होने थे। इनमें से 6 गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाने थे और जो रिमेनिंग मेंबर थे वो चुनाव के द्वारा इलेक्ट होने थे। 104 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों के होने थे, जो रियासतों के शासकों द्वारा नॉमिनेट किए जाने थे। राज्य परिषद एक स्थायी संस्था थी जिसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते थे। जैसे वर्तमान समय में राज्यसभा का जो केस है, हर
2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं राज्यसभा में आज के टाइम पे। ठीक वैसे ही राज्य परिषद एक स्थायी संस्था थी, जैसे राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, तो उसके भी 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते थे। गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता था। उसे विधेयकों को वीटो करने का भी अधिकार प्राप्त था, जैसे आज राष्ट्रपति के पास है। उसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त था, जैसे आज राष्ट्रपति के पास है। इस प्रकार केंद्रीय विधानमंडल पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करता था। धन विधेयक मनी बिल केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता था। जैसे आज के समय में जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। आज हमारे संविधान का जो आर्टिकल 109 है वो धन विधेयक के बारे में जिक्र करता है, और कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं ये लोकसभा का अध्यक्ष सुनिश्चित करता है। तो उस समय भी धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता था। साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता था। जब किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाते थे तो उसे निपटाने के लिए गवर्नर जनरल दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता था, जिस तरह आज राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा की जॉइंट सिटिंग बुलाता है। किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में कोई मतभेद उत्पन्न हो जाते थे तो उसे निपटाने के लिए गवर्नर जनरल दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाता था। इस अधिनियम ने प्रांतों में एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार की स्थापना की और शासन की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में आ गई। प्रांतों की कार्यपालिका गवर्नर और मंत्रिपरिषद द्वारा गठित होती थी। गवर्नर मंत्रिमंडल का प्रमुख होता था। गवर्नरों को 3 प्रकार की शक्तियां प्राप्त थीं, विवेकीय शक्ति और एक स्पेशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम पावर कह सकते हैं वो, और मंत्रिमंडल की सलाह से प्रयुक्त शक्तियां। इस अधिनियम द्वारा कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन। तो विधानसभा कहलाता था। विधानसभा का जीवन काल 5 वर्ष का होता था। विधान परिषद एक स्थायी सभा थी जिसके 1/3 सदस्य प्रांतीय सूची के सभी विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों को कानून बनाने की अत्यधिक शक्ति प्राप्त थी। वे समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधि बना सकते थे। कई विषयों पर विधेयक पेश करने के पूर्व गवर्नर का पहले से ही स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता था। वित्तीय विधेयक जो फाइनेंशियल बिल होते थे केवल गवर्नर की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जा सकते थे। कोई भी विधेयक गवर्नर की अनुमति प्राप्त किए बिना अधिनियम नहीं बन सकता था। वह किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए प्रांतीय विधानमंडल को लौटा सकता था। वह किसी विधेयक को गवर्नर जनरल के विचारार्थ भी आरक्षित कर सकता था। प्रशासन की सुविधा के लिए इस अधिनियम द्वारा विषयों को 3 भागों में 3 लिस्ट में बांटा गया। पहली जो लिस्ट थी वो थी सेंटर लिस्ट मतलब संघ सूची, दूसरी थी प्रांतीय सूची मतलब स्टेट लिस्ट, और तीसरी थी समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय होते थे। राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची में शामिल थे। ऐसे सब्जेक्ट जिनका संबंध राष्ट्र से है और राष्ट्र महत्व रखते हैं वो उनको संघ सूची में शामिल किया गया, और स्थानीय महत्व के जो लोकल थे सब्जेक्ट उनको प्रांतीय सूची में रखा गया। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल थे जो मुख्यतः प्रांतीय महत्व के थे। राज्य सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों को कानून बनाने की अत्यंतिक शक्ति प्राप्त थी। अवशिष्ट विषयों पर कौन सा विधानमंडल विधि बना सकता था इस बात का निर्णय करने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। कुछ विशेष परिस्थितियों में
केंद्रीय विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों पर केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों दोनों को कानून बनाने का समान अधिकार प्राप्त था, किंतु दोनों प्रकार की विधियों में असंगति की स्थिति में केंद्रीय विधि प्रांतीय विधि पर अविभावी होती थी। मतलब कोई सेंटर चाहे तो उस पर कानून बना सकती है, जो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उस पर जो है जो स्टेट है वो उसको रोक नहीं सकती, तो यहाँ सेंटर भारी पड़ता था। संघ और इसमें शामिल होने वाली इकाइयों के बीच उठे संवैधानिक विवादों को निपटाने के लिए भारत में एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। यह दिल्ली में स्थित था। संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिक से अधिक 7 अवर न्यायाधीश होते थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी और वे 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते थे। फेडरल कोर्ट को मुख्यतः 3 प्रकार की अधिकारिता प्राप्त थी: प्रारंभिक अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और परामर्शदात्री अधिकारिता। संघीय न्यायालय भारत का उच्चतम न्यायालय नहीं था। इसकी सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि इस न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। दूसरे यह कि न्यायालय केवल संविधान के उपबंधों के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता था, जबकि सिविल और आपराधिक मामलों की अपीलें प्रीवी काउंसिल में ही की जाती थी। उसके बाद आया क्रिप्स मिशन 1942। सर क्रिप्स जो थे उनके प्रस्तावों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के बारे में कुछ सुधारों की घोषणा की कि ये रिफॉर्म्स लाने चाहिए। पहला, युद्ध समाप्त होने के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, वही संविधान सभा जिसने संविधान को बनाया है। युद्ध समाप्त होने के बाद एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जो भारत के लिए नया संविधान बनाएगी, ऐसा उन्होंने घोषणा की क्रिप्स मिशन के अंदर। दूसरी घोषणा उन्होंने क्या की कि संविधान सभा में भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किए जाएंगे। तीसरी थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को यह अधिकार होगा कि वे चाहें तो इस संविधान को स्वीकार करके संघ में शामिल हो जाएं, अदरवाइज अपने लिए नए संविधान का निर्माण कर लें। युद्ध समाप्त होने के बाद प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव किया जाना था, जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों का चुनाव करती। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या प्रांतीय विधानसभाओं की संख्या का 1/10 भाग से अधिक नहीं हो सकती थी। प्रत्येक प्रांत को अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। युद्ध काल में भारत की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व तो ब्रिटिश सरकार के ऊपर होगा, शेष विषय भारत सरकार के अधीन होंगे। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 के बाद आया कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए निम्न योजना प्रस्तुत की। पहला, ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर एक संघ का गठन किया जाए और राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रहने दिए जाए। एक इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की जाए जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया जाए। भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाए और भारतीय रियासतों को यह छूट दी जाए कि वे संघ में शामिल हो सकते हैं, अदरवाइज वो चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। उसके बाद आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्य होंगे, ऐसा इसमें घोषणा की गई। नए संविधान के निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाता रहेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। दोनों राज्यों की संविधान सभाओं को उनके लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। दोनों अधिराज्यों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। तो ऐसा 14 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार का इन दोनों राज्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। तो ये हमने डिस्कस किया
ये हमने डिस्कस किया भारत का संवैधानिक इतिहास। ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 में हमने आधा डिस्कस किया था, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन था वो भाग 2 यानी इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देखिए। कोई भी प्रश्न अगर आपका यहाँ से आता है तो वो उसे आप मिस नहीं करेंगे, उसको ज़रूर अटेम्प्ट करके आएंगे आप। यहाँ पे पॉइंट वाइज अच्छे से समझाने की कोशिश की है मैंने। अगर कोई इशू है समझने में तो दोनों वीडियोस को दोबारा देखिए, पूरा वीडियो देखिए। फिर भी अगर कोई इशू आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कोई स्पेशल वीडियोस जिस टॉपिक पर आपको डाउट है, पॉलिटी इकोनॉमी से संबंधित या अदर सब्जेक्ट से संबंधित, उस टॉपिक की भी रिक्वेस्ट आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को एक इजी वे में, एक आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की जाए वीडियो के माध्यम से। तो मैं प्रेमपाल सिंह इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर रीजनल आईएएस के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही